हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू यूनिक नर्सिंग क्लासेस। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम ESIC जो एग्ज़ाम है उसकी क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसकी क्वेश्चन सीरीज में सबसे पहले हम जो प्रीवियसली एग्ज़ाम के जो पेपर हुए हैं ESIC की उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो ESIC 2016 का शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर है उसको हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उस पेपर को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे और जितने भी MCQs है सिर्फ हम उनको सोल्व नहीं करेंगे, उनके आसपास जितने भी MCQs बनते हैं हम उनको भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो 2016 का जो पेपर हुआ वो कंपेरेटिवली देखे अभी के पैटर्न के तो काफ़ी इजी पेपर था। तो इस बार UPSC अगर ESIC का पेपर करवा रहा है तो इतना इजी पेपर नहीं आएगा ESIC का। तो हम कोशिश करेंगे कि उसके आसपास जितने भी MCQ बनते हैं उनको हम सोल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ इज all of the following are the long bone except option A femur, option B humerus, option C tibia, option D scapula। तो चलिए इजी आंसर है, इजी क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर करना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी स्केपुला। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्ग बोन, यानी कि सारी लॉन्ग बोन है एक्सेप्ट यानी एक के अलावा सारी लॉन्ग बोन है। तो वो कौन सी एक है जिस जो लॉन्ग बोन में नहीं आती, वो आती है स्केपुला। तो चलिए कुछ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो जो बोन होता है क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन के टाइप पे अगर बोन को हम देखें तो अकॉर्डिंग टू शेप अलग अलग क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसके अंदर अगर हम अकॉर्डिंग टू शेप बोन का क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन के अंदर कौन कौन सी बोन जो है इंक्लूड होती है। लॉन्ग बोन के अंदर लॉन्ग बोन उसको बोलेंगे जिसकी जो लेंथ है वो विड्थ से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो लॉन्ग बोन है उसके अंदर हम कौन कौन सी बोन देखते हैं। फीमर, ठीक है, टीबिया, इसके अलावा जो है फिबुला, ह्यूमरस। ये कुछ एग्जाम्पल है लॉन्ग बोन के। हम कोशिश करेंगे जितने भी आसपास जितने भी इसके MCQ बनते हैं उसको सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि इतना टफ पेपर नहीं आएगा लेकिन इतना ईजी भी नहीं आएगा। और इसके साथ साथ क्लेविकल। अब जिसमें से ध्यान देने के लिए जो चीज़ है, जो आपकी जो मेटाकार्पल्स है इसमें से MCQ बनता है मेटाकार्पल्स और मेटाटार्सल्स। ये दोनों भी लॉन्ग बोन के अंदर स्मॉलेस्ट लॉन्ग बोन के अंदर आती है। तो अगर आपको पूछ ले कि सबसे स्मॉलेस्ट लॉन्ग बोन का एग्जांपल कौन सा है तो मेटाकार्पल्स या मेटाटार्सल्स आता है। तो ये तो वो लॉन्ग बोन है जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करें शॉर्ट बोन के अंदर कौन कौन सा क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। शॉर्ट बोन के अंदर जितने भी MCQ इससे रिलेटेड बनेंगे हम उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो पेपर है ESIC 2016 में शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है उसी को हम सोल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शॉर्ट बोन के अंदर आता है आपकी कार्पल्स बोन एंड टार्सल्स बोन। शॉर्ट बोन के अंदर कौन सी आती है, कार्पल्स और टार्सल्स बोन शॉर्ट बोन के अंदर आती है। और अगर हम बात करें नई स्लाइड पे बात करते हैं फ्लैट बोन, तीसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं कि फ्लैट बोन के अंदर कौन सा जो है एग्जाम्पल आता है। तो फ्लैट बोन के अंदर आता है आपका स्केपुला, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है। स्कल बोन, जितनी भी स्कल बोन है वो किसके अंदर आती है, फ्लैट बोन के अंदर इंक्लूड होती है। एंड रिब्स, ये कौन फ्लैट बोन के अंदर। और क्लासिफिकेशन की बात करें इरेगुलर बोन, तो यहाँ पे शेप के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बोन का, जिसके अंदर हमने लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन। देन फोर्थ वन इज इरेगुलर बोन, इसके अंदर आएगा आपका वर्टिब्रा। वर्टिब्रा की जितनी भी बोन है वो इरेगुलर बोन के अंदर आती है। इसके अलावा था पेल्विस, पेल्विस की बोन भी जो है इरेगुलर के अंदर आती है। स्पिनोइड एंड लास्ट वन इज इथेमॉइड। ये कुछ क्लासिफिकेशन है, इसमें से भी सिंगल लाइन के अंदर MCQ पूछे गए हैं। तो पूछा गया था सिस्मोइड बोन के अंदर से, क्योंकि सिस्मोइड बोन ऐसा क्लासिफिकेशन है हम इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो सिस्मोइड बोन के अंदर कौन सी बोन आती है, इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे MCQ पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारी पटेला बोन है, जो नी के अंदर जो हमारी पटेला बोन होती है, और जो पिसिफॉर्म है, पिसिफॉर्म, ठीक है, ये दो बोन जो आती है सिस्मोइड बोन का एग्जाम्पल है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन आपको शेप के बेसिस पे याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले भी क्वेश्चन इसमें से जो सिस्मोइड बोन है उसमें से सिंगल लाइनर क्वेश्चन पूछा गया, तो अब इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम एक और चीज इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं।
जो एक और जो क्लासिफिकेशन होता है, जिसको हम रीजनल क्लासिफिकेशन कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से जो हम बोन का डिवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जो क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन। तो रीजनल क्लासिफिकेशन में भी आपको ध्यान रखना है, इसमें भी जो है एमसीक्यू पूछे गए हैं रीजनल क्लासिफिकेशन के अंदर भी। तो हम बात करते हैं बोन के रीजनल क्लासिफिकेशन, तो इसको हम मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका जो एक्सियल स्केलेटन एंड नेक्स्ट वन इज अपेंडिकुलर। अब इसको किस तरीके से हमें देखना है, मान लीजिए ये इस तरीके से ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, जो सीधा एक्सट्रीमिटी, जो सीधा इसके अंदर है, पेरिफेरी इसके अंदर है, सेंट्रल के अंदर, जिसके अंदर आपका स्कल हो गया और ये आपका जो अपर पोर्शन है ये हो गया। तो ये किसके अंदर आता है, आपका एक्सियल स्केलेटन के अंदर। बाकी जितनी जो अपर एक्सट्रीमिटीज है और लोअर एक्सट्रीमिटीज है वो किसके अंदर आता है, अपेंडिकुलर के अंदर। तो अगर हम बात करें तो जो एक्सियल बोन है उसकी अगर हम बात करें, उसका फर्दर अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो किस तरीके से उसको क्लासिफाई किया गया। अब एक्सियल बोन की अगर हम बात करें तो ये होता है 80 बोन इसके अंदर, और अपेंडिकुलर के अंदर होता है 126 बोन। एक्सियल की अगर अलग क्लासिफिकेशन की बात करें, कौन कौन सी चीजें आती है एक्सियल बोन के अंदर, कल आता है जिसके अंदर हमारी जो 22 बोन होता है, और यहीं से एमसीक्यू इसमें से पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें थोरेसिक, जो हमारी थोरेसिक बोन होती है, जो थोरेसिक केज होता है उसके अंदर जो कितनी बोन होती है, उसके अंदर होती है आपकी 25 बोन। नेक्स्ट हम बात करें वर्टिब्रा, वर्टिब्रा की अगर हम बात करें तो ये होती है 26 बोन। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। इसके अलावा जो एक एमसीक्यू बनता है कि ओनली बोन जो जिसका आर्टिकुलेशन किसी भी बोन के साथ नहीं होता है, यू शेप की बोन होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लिंगुअल बोन या टंग बोन। तो कितनी होती है, हायोड बोन, इसको क्या बोलते हैं, यू शेप्ड बोन, इसी को बोलते हैं टंग या लिंगुअल बोन। तो ये कुछ एमसीक्यूज है इसमें से पूछे गए, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इसमें से स्कल में से एमसीक्यू पूछा गया कि स्कल, फिर अगर हम 2 पार्ट में अगर डिवाइड करें स्कल को, एक होता है आपका फेस वाला पार्ट, एक होता है क्रेनियम वाला पार्ट। तो क्रेनियम में जो बोन होता है वो होता है आपकी 14, और स्कल वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर होता है 8। दोनों को सॉरी, फेस वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर होता है, सॉरी आपको करेक्शन करना, क्रेनियम जो होता है उसके अंदर 8 बोन होती है, और जो फेस होता है उसके अंदर 14 बोन होता है। टोटल मिला के जो ये होती है 22 स्कल के अंदर। तो ये एमसीक्यू क्रेनियम में से क्वेश्चन पूछा गया कि कितनी बोन होती है क्रेनियम के अंदर। और नेक्स्ट हम बात करें तो अपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो जो अपर लिम्ब है आपका, उसमें आपकी जो बोन होती है 64, और जो लोअर लिम्ब है उसके अंदर होता है आपका 62। तो कुछ क्लासिफिकेशन है, जहाँ जहाँ भी मैंने एमसीक्यू लगाया वहाँ पे एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पहले एमसीक्यू पूछा गया है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमारा जो क्वेश्चन था, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द लॉन्ग बोन एक्सेप्ट स्केपुला, आप देख पा रहे हैं जो स्केपुला है वो फ्लैट बोन का एग्जाम्पल है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी आसपास के क्वेश्चन थे हमने कवर करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए एसे नोड, ऑप्शन बी एवी नोड, ऑप्शन सी बंडल ऑफ ईस, ऑप्शन डी पुर्किंजे फाइबर। तो चलो बहुत इजी एमसीक्यू है, करेक्ट आंसर करना है आपका। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए एसे नोड, यानी कि जो हार्ट का जो पेस मेकर है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके आसपास जितने भी एमसीक्यू जो पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे स्पेशली हम कंडक्शन सिस्टम की बात कर रहे हैं, और कंडक्शन सिस्टम आपको पता है 4 चीज़ों से मिलकर बनता है हार्ट का, जिसके अंदर पहला होता है आपका एसे नोड, सेकंड एवी नोड, थर्ड वन इज बंडल ऑफ ईस, एंड फोर्थ वन इज पुर्किंजे फाइबर। मान लीजिए आपका इस तरीके से हार्ट है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करें तो यहाँ पे एसे नोड होता है, यहाँ पे एवी नोड होता है, यहाँ पे जो बंडल ऑफ ईस और पुर्किंजे फाइबर, इस तरीके से हार्ट के अराउंड चारों तरफ कंडक्शन सिस्टम जो फैला रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसे नोड के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हमारा प्राइमरी पेस मेकर, यानी जो हार्ट का जो प्राइमरी पेस मेकर है उसको हम किसको बोलेंगे, एसे नोड को। और एवी नोड को हम बोलते हैं सेकेंडरी पेस मेकर, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। एवी नोड हमारा सेकेंडरी पेस मेकर के अंदर आता है। अब जो इसमें से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है वो चीज़ आपको याद रखनी है। वो क्या पूछा गया है, जो एमसीक्यू इसमें से पूछा गया, जो रेट ऑफ कंडक्शन है, जो इम्पल्स जनरेट करने की जो रेट है वो कितनी रेट होती है। यानी कि अगर एसे नोड की बात करें तो 60 to 100 जो कंडक्शन बीट्स है पर मिनट के हिसाब से ये जो इम्पल्स जनरेट करते हैं। और एवी नोड की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका 40 to 60 बीट्स पर मिनट। तो ये चीज़ ये एमसीक्यू पूछा गया है, एसे नोड का जो इम्पल्स रेट है वो प्रीवियसली एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है। और अगर हम बात करें इसका टाइम ड्यूरेशन है, इनकी 0.5 इम्पल्स पर सेकेंड के अंदर, इस रेट से जो है इम्पल्स जो जनरेट करता है। और अगर हम एवी नोड की बात करें तो 0.05
मीटर पर सेकेंड, यानी कि इतनी देर में जो इसका इम्पल्स है वो 0.5 मीटर जो 1 सेकेंड के अंदर जो है उसकी दूरी तय करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये फास्टेस्ट स्ट्रक्चर होती है। तो इससे रिलेटेड और क्या एमसीक्यू पूछा गया है कि ऐसे नोड का जो एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसमें से एमसीक्यू पूछा गया है कि तो अगर फर्स्ट प्रायोरिटी एग्जाम में अगर पूछा जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपको दे तो आपको करना है मायोकार्डियम। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी ऑप्शन में आए मायोकार्डियम तो आपको गो विथ मायोकार्डियम। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर मायोकार्डियम अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आपको करना है राइट एट्रियम। सेकंड प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? राइट एट्रियम। तो ये दिस वन इज फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी इज राइट एट्रियम। अगर हम थर्ड बात करें अगर स्पेशली अगर पूछ लिया आपको कि किस ओपनिंग के पास में जो ऐसे नोड प्रेजेंट होता है तो नियर सुपीरियर वेना केवा ओपनिंग। तो ये चीज आपको याद रखना है। और ऐसे नोड से रिलेटेड एक और चीज आपको जो याद रखनी है, इसके अंदर किसके अंदर प्रेजेंट होता है ये साइनस विनोसिस, यानी कि ऐसे नोड अगर मैं बात करूं ऐसे नोड प्लस कोरोनरी साइनस को अगर मिला दिया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइनस विनोसिस। ये भी हमसे पूछा गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एवी नोड की। अगर आपको एग्जैक्ट पोजीशन पूछ ली जाए तो इसमें भी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? मायोकार्डियम, यानी कि जो एवी नोड होता है वो हमारी मायोकार्डियम के अंदर सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट अगर ऑप्शन में नहीं होता तो इसको इसमें भी क्या करना है आपको? राइट एट्रियम। जो थर्ड इसकी जो एक्चुअल पोजीशन आपको पता करना है ये कब होता है? दोनों एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है इसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। इसके बीच में जो है एवी नोड आपका जो प्रेजेंट होता है। तो ये चीज याद रखनी है। जैसे इसमें साइनस विनोसिस बनाता है, ऐसे नोड और कोरोनरी साइनस मिलकर क्या बनाता है? साइनस विनोसिस। वैसे ही आपको एवी नोड के रिगार्डिंग क्या बात याद रखनी है? ये क्या बनाता है? कोच ट्राइंगल बनाता है। ठीक है, इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। कोच ट्राइंगल में कौन सा जो कंडक्शन सिस्टम का पार्ट इन्वॉल्व होता है? एवी नोड का। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से आपको यहाँ पे जो याद रखना वो रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन की जो स्पीड है वो इसमें जो हमसे पूछा गया है, और उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है नियर सुपीरियर वेना केवा या मायोकार्डियम अगर ऑप्शन में तो फर्स्ट प्रायोरिटी गो विद मायोकार्डियम। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ब्रेन। ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ऑप्शन डी पैरोटिड ग्लैंड। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ईएसआईसी का जो 2016 का जो पेपर था सिर्फ फर्स्ट का कितना इजी पेपर आया था, लेकिन ये बात हो रही है जो आपके 9 ईयर्स बैक, यानी कि इतना इजी पैटर्न 9 से 10 साल पहले आता, लेकिन अब मान के चलिए इतना इजी पैटर्न ईएसआईसी में नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए हम इसको सोल्व कराते टाइम आसपास की जितनी भी चीजें हैं उसको कवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आंसर करना आपको, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो बेस ऑफ ब्रेन सिचुएटेड होती है? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो चलिए पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कुछ चीजें और हम डिस्कस करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसी को नाम, ये भी हमसे पूछा गया, इसको जाना जाता है हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। इसको किस नाम से जानता है? हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये भी एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें कुछ इससे रिलेटेड, अगर वेट की बात करें तो 0.5 ग्राम इसका जो वेट होता है। अगर अब स्पेशली जो इसका क्वेश्चन बनता है वो लोकेशन पे से, जो वही एमसीक्यू जो इस एग्जाम में पूछा गया है कि लोकेशन यानी कहाँ सिचुएटेड होती है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हाइपोफिशियल जो क्रेनियम कैविटी के अंदर हाइपोफिशियल फोसा होता है इसके अंदर सिचुएटेड होता है। और वहाँ पे भी अगर कैविटी की बात करें तो सेला टर्सिका कैविटी के अंदर। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है इसके रिगार्डिंग। सेला टर्सिका कैविटी के अंदर और हाइपोफिशियल फोसा के अंदर जो कौन सिचुएटेड होता है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये हाइपोफिशियल फोसा और सेला टर्सिका जो है कौन सी बोन के अंदर सिचुएटेड होता है? ये भी एमसीक्यू है, तो आपको याद रखना स्पिनोइड बोन की सेला टर्सिका कैविटी के अंदर जो कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। उसी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। उसी का दूसरा नाम क्या है? हाइपोफिशियल सेरिब्राई। इससे रिलेटेड हम कुछ और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। सारे सिक्रेशन जो है सारे एंडोक्राइन सिस्टम को जो रेगुलेट, इसके ऊपर जो मास्टर ग्लैंड बोलते हैं हाइपोथैलेमस को, और इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। तो इस रिलेटेड इसको अगर दो भागों में पार्ट इस तरीके से जो आपकी पिट्यूटरी होती है, जो इसका एंटायर पार्ट होता है और इस तरीके से कुछ इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है, इसकी इंटरमीडिएट लेब होती है, ये एंटेरियर और दिस वन इज पोस्टीरियर। तो इसको हम डिवाइड करें तो कुछ इस तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का। एंटेरियर एक होता है इसका एंटेरियर पिट्यूटरी, एक होता है इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जिससे आपके इसका सेकंड नेम है वो याद रखना है। इसी को हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। इसको क्या बोलते हैं हम?
एडिनोहाइपोफाइसिस का सेकंड नेम आपको जरूर याद रखना है, इसको हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका कौन सा पार्ट जो है न्यूरल कंट्रोल के अंदर आता है, तो ये भी एमसीक्यू पूछा गया, तो इसको आपको याद रखना, न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से आपको तो चल रहा है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसका कंट्रोल न्यूरल कंट्रोल होता है, तो बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब इसके डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, इसमें से भी एक बार एमसीक्यू पूछा गया इसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। अगर हम इंटीरियर पिट्यूटरी की स्पेशली बात करें तो ये इसका डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान किससे होता है, एक स्ट्रक्चर होती है स्टोमोडियम, आपको सिर्फ नाम याद रखना है स्टोमोडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी से आगे जाके क्या बनता है, रोथ्रैक्स पाउच, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर के अंदर पूछा जा सकता है रोथ्रैक्स पाउच, यानी कि एंटायर पिट्यूटरी की स्पेशली बात करें उसका डेवलपमेंट किससे होता है, स्टोमोडियम या रोथ्रैक्स पाउच। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, उसका डेवलपमेंट किससे होता है, इसका डेवलपमेंट होता है आपका जो नर्वस सिस्टम में स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम डाइनसेफिलॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, डेवलपमेंट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कुछ एमसीक्यू है जो पिट्यूटरी से रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसमें से एक बार सेल का भी क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं बता देता हूँ। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके अंदर टू टाइप की सेल्स होती है, इसको हम बोलते हैं, एक होती है आपकी नॉन सिक्रेटरी जिससे किसी भी टाइप का कोई सिक्रेशन नहीं होता है, ठीक है, और एक होता है सिक्रेटरी जिससे सारे हार्मोन का सिक्रेशन, पिट्यूटरी के जो सारे हार्मोन है उनका सिक्रेशन होता है। तो नॉन सिक्रेटरी की अगर हम बात करें तो उन सेल्स को क्या बोलते हैं, ये भी हमसे बताया कि नॉन सिक्रेटरी सेल्स ऑफ पिट्यूटरी कौन सी होती है, ये होती है आपकी क्रोमोफोब, ठीक है, आपको याद रखनी है। अराउंड 50% जो सेल होती है वो नॉन सिक्रेटरी होती है, उसको हम बोलते हैं क्रोमोफोब। अगर हम बात करें सिक्रेटरी सेल्स की, इनको क्या बोलते हैं, क्रोमोफिल सेल्स, ठीक है, और ये भी ऑलमोस्ट 50% होती है। और इसके अंदर अगर हम बात करें अलग अलग डिवाइड, इसके अंदर टू टाइप की और सेल होती है, इसको बोलते हैं एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स, यानी क्रोमोफिल्स के दो टाइप और होते हैं, एसिडोफिल्स और जो है बेसोफिल्स। और एसिडोफिल्स के अंदर होती है सोमेटोट्रॉप्स, जिससे क्या होता है आपका सिक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का। और एसिडोफिल्स के अंदर एक और जो आता है वो होता है लेक्टोट्रॉप्स। तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्रेटर होता है आपका जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है। अब भी इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि एंटेरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो ये सारे मैंने प्रीवियसली जितनी, आप जब भी एसआईसी की तैयारी करने जाओ, जब मेरी जो 1 to 21 क्वेश्चन सीरीज है जो नोट सेट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन सीरीज डाल रखी है पूरी, वहाँ पे बहुत वेरी हेल्पफुल है वो। जब आप एसआईसी की तैयारी करो, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी आप उस क्वेश्चन सीरीज को सोल्व करने बैठे आप उसके नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि हमने एक एमसीक्यू में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी, तो सारी चीज़ आप नोट्स बना लो, के लिए आपके लिए एसआईसी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप एसआईसी की अगर ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आप नोट सेट वाली जो हमारी 21 वीडियो की सीरीज है उसको जरूर देखें, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो बेसिफिल्स की अगर बात करें तो उसके अलग अलग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, थायरोट्रॉप्स, कोर्टिकोट्रॉप्स और गोनेटोट्रॉप्स। तो कुछ इस तरीके से एमसीक्यू पूछा गया है, ये एमसीक्यू इसके अंदर से पूछा गया था नॉन सिक्रेटरी सेल्स का, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये हमारा एमसीक्यू था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो बेस ऑफ ब्रेन कौन सी सिचुएटेड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसको प्रोसीजर के लिए, अगर इसको रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है वो कैसे किया जाता है, ट्रांसपिनोइडल, यानी ट्रांसपिनोइडल अगर कोई ट्यूमर है पिट्यूटरी का उसको रिमूव करना तो हम कौन सा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, स्पिनोइड बोन के थ्रू जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसपिनोइडल। और इसमें से एमसीक्यू नोट सेट लेवल का जो एमसीक्यू बनता है वो ये होता है कि ट्रांसपिनोइडल पिट्यूटरी का ट्यूमर है उसको निकाला है और पेशेंट क्या कर रहा है, कंटिन्यूस स्वेलोइंग कर रहा है। आफ्टर सर्जरी पेशेंट कंटिन्यूस स्वेलोइंग कर रहा है, तो किस बात को इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है और उसी को वो बार बार स्वेलो कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अगर नोट सेट लेवल का अगर मैं बात करूँ तो ये एमसीक्यू इसमें से बनता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। आई नो ये बहुत इजी एमसीक्यू लग रहे होंगे, लेकिन ये ईएसआईसी का 2016 का पेपर है, तो मैं उसी को सॉल्व करा रहा हूँ। इसके बाद में जितनी भी सीरीज हम चलाएंगे, हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आज के लेवल के हिसाब से, आज के पैटर्न के हिसाब से हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक आइडिया मिल जाएगा जब आप इस पेपर को सोल्व करेंगे, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि आसपास कितने एमसीक्यू उसमें से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, द प्लाज्मा प्रोटीन्स दैट मेंटेन्स ब्लड ऑनकोटिक प्रेशर। ऑप्शन ए एल्बुमिन, ऑप्शन बी ग्लोबुलिन, ऑप्शन सी फाइब्रिनोजन, ऑप्शन डी प्रोथ्रोम्बिन।
चलिए इजी एमसीक्यू आपको करना है कि कौन से प्लाज्मा प्रोटीन है जो ब्लड ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एल्बुमिन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए एल्बुमिन, यानी कि जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है हमारे ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कौन सी प्रोटीन करती है, एल्बुमिन। तो चलिए इसमें से प्लाज्मा से रिलेटेड थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि इसमें से क्या एमसीक्यू पूछा जा सकता है। प्लाज्मा की अगर हम बात करें, अगर इसका कंपोजिशन की बात करें तो इसका जो लिक्विड पार्ट होता है वो कितना होता है 55%, ठीक है। और जो अगर सेलुलर पार्ट बोले या सॉलिड पार्ट बोले तो ये कितना होता है अप्रोक्स होता है ये 45%। और इस लिक्विड पार्ट के अंदर ही जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन, इसके अंदर अगर लिक्विड पार्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर होता है वाटर। अगर प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो कितना परसेंट होता है 92% जो होता है इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। और के अंदर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा के अंदर कौन क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रोटीन। और ये प्लाज्मा प्रोटीन कितना परसेंटेज बनाती है 7.3 ग्राम पर डीएस। ये वैल्यू अगर एटलीस्ट ज्यादा याद नहीं होगा, ये वैल्यू आपको जरूर याद रखना है कि टोटल प्रोटीन की वैल्यू कितनी होती है प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर। ये भी एमसीक्यू है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है हम क्लासिफिकेशन देखने की कोशिश करते हैं। रेशियो जो कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करते हैं। जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो 3 टाइप की जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है और अलग अलग फंक्शन उनके अंदर होते हैं। सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट वन, जो मेजर प्रोटीन होती है वो होती है एल्बुमिन प्रोटीन। और ये कितना परसेंट होती है 4.7 ग्राम परसेंटेज, ठीक है। और मोस्ट कॉमन प्रोटीन जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के अंदर वो कौन सी होती है, एल्बुमिन। नेक्स्ट हम बात करें जो सेकंड जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, ग्लोबुलिन, ठीक है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि इम्यूनिटी का काम करती है वो किससे बना था, ग्लोबुलिन प्रोटीन से। तो ये कितना परसेंटेज है 2.3 ग्राम परसेंटेज ये प्रेजेंट होता है। और लास्ट में इज फाइब्रिनोजन जो कि हमारे क्लॉटिंग फैक्टर भी है और उसके क्लॉटिंग में हेल्प करती है। और ये बस रेयरेस्ट होता है 0.3 ग्राम परसेंटेज जो प्रेजेंट होता है। अब जो इसमें से एमसीक्यू बना था, इसमें जो एमसीक्यू पूछा गया वो रेशो में क्वेश्चन पूछा गया कि जो कितना एल्यूमिन और ग्लोबुलिन का जो कितना रेशो होता है। तो अगर हम रेशो की बात करें तो ये होता है 2:1, यानी कि 2 एल्यूमिन के लिए और 1 ग्लोबुलिन के लिए जो 2:1 होता है प्लाज्मा प्रोटीन का रेशो। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये एमसीक्यू पूछा गया इससे रिलेटेड, तो आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बाइल इज सिंथेसाइज्ड बाय ऑप्शन ए गोल ब्लैडर, ऑप्शन बी पेनक्रियास, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी स्प्लीन। तो चलिए बहुत इजी एमसीक्यू है, आपको इसको आंसर करना है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी लीवर। जो बाइल है वो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, यानी कि जो आपका लीवर है कुछ इस तरीके से जिसकी जो अलग अलग लोब होती है। तो यहाँ पे क्या सीक्रेट, यहाँ पे जो सिंथेसिस हो रहा है बाइल का, और यहाँ पे जो डक्ट आती है इस तरीके से, ये आपका क्या है, ये है आपका गोल ब्लैडर, ठीक है। तो अगर स्टोरेज का क्वेश्चन है कि बाइल का स्टोरेज कहाँ होता है तो वो गोल ब्लैडर के अंदर होता है। और अगर सिंथेसिस का क्वेश्चन आए, सिंथेसिस कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है। अब इसमें से जो एमसीक्यू क्या और बन सकते हैं हम ये देखने की कोशिश करते हैं। इसमें जो डक्ट का क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं इसको आपको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जो बाइल, जैसे मान लीजिए ये आपकी राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है लीवर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 डक्ट निकलती है इस तरीके से, राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। इसको हम क्या बोल देते हैं, राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, ठीक है। जब ये दोनों मिलके बाहर निकलती है तो एक कॉमन डक्ट बना लेती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट। ये इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। कॉमन हिपेटिक डक्ट दोनों राइट और लेफ्ट लोब से मिलकर लीवर से निकलती है, उसको हम बोलते हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट, ठीक है। और उसके बाद में जो गोल ब्लैडर है उससे भी एक डक्ट निकलती है, उसको हम कौन से बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। यहाँ पे सिस्टिक डक्ट निकल रही है, यहाँ पे कॉमन हिपेटिक डक्ट आ रही है, और ये दोनों जब मिल जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। और इसी में से एमसीक्यू पूछा गया था कि जो कॉमन बाइल डक्ट है उसके अंदर जो कौन सी जो डक्ट मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। तो आपको अगर कॉमन बाइल डक्ट की अगर मैं यहाँ पे इस तरीके फॉर्मूले के रूप में लिखूँ तो ये होगा आपका कॉमन हिपेटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट मिलके क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट बाद में जाके जो आपका जो डुडेनम वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और वहाँ पे पेनक्रियाज, मान लीजिए आपका ये पेनक्रियाज है और यहाँ पे जो ऊपर से कॉमन हिपेटिक डक्ट आ रही है, तो यहाँ पे जो पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट मिलके
यहाँ पे एक एम्पुला होता है, इसको क्या बोलते हैं, हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। क्या बोलते हैं, हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। तो ये भी एमसीक्यू स्पिंक्टर, यहाँ पे जो स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, तो यानी कि जो कॉमन हिपेटिक डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट मिलके सारे सिक्रेशन अपने डुओडेनम में छोड़ देती है, और वहाँ पे एक स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई या फिर हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो थोड़ा सा जो एमसीक्यू जो प्रीवियसली अभी के एग्जाम में नहीं पूछा जाता, प्रीवियसली पूछा गया है, लेकिन मैं आपको बता दें कि जो बाइल का जो कंपोजिशन है उसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया, जो कलर है नॉर्मल कलर की अगर हम बात करें बाइल का, तो होता है ग्रीनिश टू डार्क कलर होता है इसका, ग्रीनिश टू डार्क येलो कलर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नॉर्मल कलर की हम बात करें तो ग्रीनिश टू डार्क येलो। अब जो इसमें से अप्लाइड क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि बाइल का कलर क्या है। मान लिया आपको पूछा जाए कि एक सर्जरी हुई है, उसके बाद में हम बाइल का कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, उसका कलर हमें ग्रीनिश और डार्क येलो दिखाई दे रहा है, तो क्या वो एक नॉर्मल फाइंडिंग है। अब नॉर्मल फाइंडिंग है, इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को या नॉर्मल फाइंडिंग है, तो एटलीस्ट आपको कलर पता होगा तब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। तो नॉर्मल कलर क्या होगा, ग्रीनिश टू डार्क येलो। अमाउंट की अगर हम बात करें तो इसका अमाउंट जो होता है 80 ml जो इसका अमाउंट होता है। ये की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका 7.2 टू 7.8। अब अगर और कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो वाटर होता है बाइल के अंदर वो होता है आपका 97.5%। जो बाइल साल्ट होते हैं आपके 0.2%। के अलावा कोलेस्ट्रॉल होता है, बिलीरुबिन होता है, और इसका काम क्या होता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ज़्यादा इसमें से एमसीक्यू हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ज़्यादा एमसीक्यू सिर्फ इसमें से इतना ध्यान रखना है, जो एमसीक्यू इसमें से पूछा गया है कि जो कॉमन हिपेटिक डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट है, वो किस किस से मिलकर बनी होती है, ये एमसीक्यू पूछा गया है। तो ये चीज़ याद रखना है, जो कॉमन हिपेटिक डक्ट है, आज एक बार जो लीवर से दोनों राइट और लेफ्ट डक्ट निकलती है, दोनों मिलकर कॉमन हिपेटिक डक्ट मिलाती है, और जो गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट मिलती है, दोनों मिलकर बाद में कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करती है, और कॉमन बाइल डक्ट बाद में जाके जो आपकी डुओडेनम में पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर डुओडेनम में ओपन होती है। तो अगर क्वेश्चन आए कि बाइल कहाँ सिंथेसिस होता है, वो लीवर में सिंथेसिस होता है, और बाइल का जो स्टोरेज होता है वो कहाँ पे होता है, वो आपका गोल ब्लैडर के अंदर होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी हीमोफीलिया, ऑप्शन डी ल्यूकोपिनिया। सबको पता है आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर हम पढ़ते हैं, ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया की अगर हम बात करें या ब्लीडिंग एक क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। अब जो हीमोफीलिया में से सबसे ज्यादा आज के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो होता है इसके जो इसका जो किस टाइप की जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये होता है आपका एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव डिसऑर्डर। इस टाइप का होता है एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव डिसऑर्डर। ये हमसे कि अभी जो लेटेस्ट एग्जाम है हीमोफीलिया से रिलेटेड, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस में से पूछा जाता है, वैसे हीमोफीलिया में से पूछा जाता है। मैंने इसकी लिस्ट भी शेयर कर रखी है अपने शॉर्ट्स वीडियो के अंदर। तो एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, इसके अगर हम टाइप की बात करें तो अलग अलग हम हीमोफीलिया के टाइप पढ़ते हैं, और इसमें से हमसे पूछा गया एक बार हीमोफीलिया, तो हम बोलते हैं हीमोफीलिया ए। नेक्स्ट वन इज हीमोफीलिया बी, और रेयरेस्ट फॉर्म होती है हीमोफीलिया सी। जो मोस्ट कॉमन होता है, अगर मोस्ट कॉमन की बात करें तो कौन सा होता है, हीमोफीलिया ए। इसके अंदर जो कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर होता है इन्वॉल्व, तो वो होता है हमारा जो 8th क्लॉटिंग फैक्टर है उसकी कमी हो जाती है, तो हीमोफीलिया ए हमें वहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीमोफीलिया बी के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर जो डिक्रीज होता है या एब्सेंट होता है वो होता है क्लॉटिंग फैक्टर 9th। और अगर रेयरेस्ट पूछ ले कि हीमोफीलिया सी के अंदर क्या देखने को मिलता है, तो क्लॉटिंग फैक्टर 11th की एब्सेंस हमें देखने को मिलती है। अब और एमसीक्यू क्या है हीमोफीलिया के अंदर, एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको याद रखनी है। जो हीमोफीलिया ए है उसके अंदर एक और फैक्टर की कमी देखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, वॉन विल्फ्रांड फैक्टर, उसको बोलते हैं VW। और वॉन विल्फ्रांड फैक्टर की कमी कौन से टाइप की हीमोफीलिया में या कौन से टाइप के डिसऑर्डर में देखने को मिलती है, तो हमें आंसर करना है हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए के अंदर जो है हमें वॉन विल्फ्रांड फैक्टर की जो है डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो आपको ये याद रखना है। एक बार जो इसमें से एमसीक्यू पूछा गया है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि जो मोस्ट कॉमन साइट होती है हीमोफीलिया के अंदर, मोस्ट कॉमन साइट होती है ब्लीडिंग की। अगर हम एक्सटर्नल साइट की अगर हम बात करें तो वो होती है आपकी नोज में जो एपिस्टेक्सिस होता है वो होती है हीमोफीलिया के अंदर मोस्ट कॉमन एक्सटर्नल साइट। और अगर आपको पूछ ले कि मोस्ट कॉमन इंटरनल साइट कौन सी होती है हीमोफीलिया के अंदर, वो होता है आपका जो जॉइंट्स जो होते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा जो है ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, कि क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है इसलिए
पेशेंट को ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। और अगर मोस्ट डेंजरस पूछ ले कि मोस्ट डेंजरस ब्लीडिंग किस में देखने को मिलती है, कौन से पार्ट में, तो वो होती है आपकी ब्रेन। तो ये कुछ चीजें एमसीक्यू पूछा गया था। इसमें से एमसीक्यू पूछा गया कि हीमोफीलिया के अंदर मोस्ट कॉमन साइट, एक्सटर्नल साइट कौन सी है ब्लीडिंग की, जो नोज और जो एपिस्टेक्सिस की कंडीशन देखने को मिलती है उसको उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेग्नेंट वुमेन visits a hospital with hemoglobin level less than 8 grams per DL just 7 days before delivery. The ideal treatment is option A, oral iron tablet, option B, injectable iron formulation, option C, deworming the mother, option D, giving blood transfusion. अगर मैं बात करूँ इस पूरी सीरीज के अंदर, तो आज के रिसेंटली एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको हम बोल सकते हैं कि 5 स्टार एमसीक्यू है। ठीक है, इसका एक एल्गोरिथम होता है, मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा अभी। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, चाहे आप नोट सेट ले लो, नोट सेट में से क्वेश्चन पूछा भी गया था, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। नोट सेट ले लो, ESIC ले लो, जितने भी एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन, क्योंकि एनीमिया की प्रॉब्लम जो है इंडिया के अंदर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और इसमें से एमसीक्यू आता ही, उसका मैनेजमेंट का एमसीक्यू जरूर आता है। तो उसका कई बार हम देखते हैं कि कई बार हमारा आंसर आयरन टेबलेट भी होता है, कई बार हम इंजेक्टेबल देते हैं, कई बार हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं। तो कैसे डिसाइड होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर करना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसका एक हम एल्गोरिथम सीखते हैं, उसके बाद आई होप जो आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो WHO की अगर हम बात करें तो WHO के अकॉर्डिंग हम एनीमिया किसको बोलते हैं, अगर जो हमारा हीमोग्लोबिन है लेस देन 11 ग्राम परसेंटेज, अगर उससे कम है तो इसको क्या बोल देते हैं हम, एनीमिया की कंडीशन हम उसको बोलते हैं। तो ये पहला एमसीक्यू ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। यानी 11 से कम अगर हीमोग्लोबिन हो जाता है तो हम इसको एनीमिया की कंडीशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की। अगर हम बात करें स्पेशली, तो उसको मैनेज करने के लिए एक थेरेपी चलाई है मुक्त भारत, एक अभियान चलाया है। कौन सा अभियान चलाया है, मुक्त, जो भी मैं स्लाइड पे लिखूंगा इससे रिलेटेड सब एमसीक्यू। ठीक है, मुक्त भारत अभियान चलाया है। इसके अंदर आयरन और फॉलिक एसिड की जो टेबलेट है मदर को हम देते हैं, ताकि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए। अब इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि जो डोज होती है या आयरन की डोज होती है वो कितनी होती है। अगर टोटल डोज पूछा जाए, अगर टोटल डोज की अगर हम बात करें, टोटल डोज की पूछा जाता है तो 100 mg आयरन होता है। इसमें अगर पूछ ले कि उसमें एलिमेंटेड आयरन कितना होता है, तो एलिमेंटेड आपको ज्यादा यह ध्यान रखना है कि 60 mg। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एक याद रखना है। और एफए का मतलब होता है फोलिक एसिड, और फोलिक एसिड की कितनी डोज होती है, वो होती है आपकी 500 mcg। ठीक है, माइक्रोग्राम, इसी को म्यूग्राम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये एमसीक्यू इतने ही एग्जाम में पूछा गया, आपको गलत नहीं करना है कि आयरन फॉलिक एसिड की जो डोज होती है वो कितनी होती है। तो आपको इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन देंगे 60 + 500 या 60 एंड 500। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 60 + 60 एंड 500 है। आपको याद रखनी है, डोज भी याद रखनी है, यूनिट भी याद रखनी है। एमजी में होता है, ये एमसीजी में होता है। तो पहला एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट, पहला एमसीक्यू है WHO के अकॉर्डिंग हीमोग्लोबिन एनीमिया में कितना मानेंगे, 11 से कम। दूसरा एमसीक्यू IFI मुक्त भारत के अकॉर्डिंग जो हम टेबलेट देते हैं उसमें आयरन और फॉलिक एसिड की डोज कितनी होती है, दूसरा एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं इससे रिलेटेड, और WHO ने इस एनीमिया का मैनेजमेंट करने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर प्रिवेंटिव थेरेपी हम दे रहे हैं प्रोपाइलेक्सिस के रूप में, यानी कि किसी मदर को जो है एनीमिया नहीं हो, उसके प्रोपाइलेक्सिस की अगर हम दे रहे हैं तो हम कितनी टेबलेट देते हैं, 1 टेबलेट। ठीक है, 1 टेबलेट पर डे को मैनेज करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और अगर हम ट्रीटमेंट के लिए अगर हम देते हैं, किसी को एनीमिया हो गया है और हमें ओरल टेबलेट देनी है, तो अगर हम ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं तो वो देते हैं 2 टेबलेट आयरन फॉलिक एसिड पर डे। दोनों एमसीक्यू याद रखना है। अगर हम प्रोपाइलेक्सिस के लिए दे रहे हैं तो 1 टेबलेट पर डे, और अगर हम ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं तो 2 टेबलेट आयरन फॉलिक एसिड पर डे। नेक्स्ट एमसीक्यू इसमें से, अगर हम जो टेबलेट दे रहे हैं आयरन और फॉलिक एसिड की, उसका इफेक्टिवनेस यानी कि हीमोग्लोबिन जो बढ़ेगा, क्योंकि हम हीमोग्लोबिन इंक्रीज करने के लिए तो ये टेबलेट दे रहे हैं, तो कितने टाइम लगता है इस हीमोग्लोबिन को बढ़ने के लिए, मोर देन 3 वीक्स। बस यही चीज, यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। इसलिए जब डिलीवरी के ज़्यादा नज़दीक अगर कोई वुमेन आती है तो हम उसको टेबलेट नहीं देंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई 36 वीक पे अगर कोई वुमेन आई है, प्रेग्नेंट वुमेन, तो हम उसको अगर आयरन फॉलिक एसिड देंगे तो उसका जो हीमोग्लोबिन बढ़ने में ही 39 क्रॉस कर जाएगा, और उस टाइम तक तो डिलीवरी हो भी जाएगी। तो हमें डिलीवरी से पहले पहले उसका हीमोग्लोबिन बढ़ाना है। तो इस कंडीशन में हम टेबलेट अवॉइड नहीं करेंगे, आइदर हम इंजेक्टेबल, आइदर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम
जो है फॉलो करेंगे। अब इसका जो एक एल्गोरिथम होता है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है एग्जाम में। तो यहाँ पे अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन प्रेगनेंसी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसमें से कुछ कैटेगरीज होती है, उसके अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट करते हैं। एक होता है आपका माइल्ड एनीमिया, एक होता है एक सीवियर एनीमिया। ठीक है, तो ये हुआ आपका माइल्ड एनीमिया। नेक्स्ट वन इज, जो एल्गोरिथम में लिखा रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो माइल्ड एनीमिया हम किसको बोलेंगे, पहले तो एनीमिया हम किसको बोलते हैं कि 11 ग्राम परसेंटेज से अगर WHO के अकॉर्डिंग हीमोग्लोबिन हो जाए तो क्या बोलते हैं, माइल्ड एनीमिया। अब सॉरी एनीमिया। और माइल्ड एनीमिया किसको बोलेंगे, मोर देन 7, यानी 11 से तो कम हो लेकिन 7 से ज़्यादा हो, उसको हम बोलेंगे। यानी कि ये मान सकते हैं कि हम 7 से 11 के बीच वाले ये जो रेंज है उसको हम क्या बोलते हैं, माइल्ड एनीमिया। ठीक है, अब इसमें इंक्लूड करते हैं पीरियड ऑफ गेस्टेशन। अगर माइल्ड एनीमिया, उसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, एक वुमेन है उसका हीमोग्लोबिन 7 से 11 के बीच में है, तो हम इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें दो कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, आपको इसको अच्छे से समझना, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर मान लीजिए अगर वुमेन है वो 34 वीक पहले अगर आई है हमारे पास, मान लीजिए वुमेन है वो 33 यानी 34 से कम अगर उसका गेस्टेशनल एज है, तो हमारे पास इनफ टाइम है कि हमें, क्योंकि हमने पहली स्लाइड में हमने देखा कि 3 वीक लग जाते हैं अगर हम टेबलेट दें तो उसके हीमोग्लोबिन को बढ़ने के लिए। तो यहाँ अगर 34 वीक से पहले तो हमारे पास 3 वीक ऑलरेडी है, तब हम उसको क्या दे सकते हैं, आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट देंगे। और आपको पता है ट्रीटमेंट के लिए हम कितने टेबलेट देते हैं, 2 टेबलेट। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, अगर 34 वीक से पहले आई है और उसका जो हीमोग्लोबिन है 7 से 11 के बीच में, तो हम क्या देंगे, आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट ट्रीटमेंट के लिए 2 टेबलेट दे देंगे। अगर मान लीजिए अगर वो कोई वुमेन है, प्रेग्नेंट लेडी है, और उसका जो गेस्टेशनल एज है 34 वीक से या 34 वीक से ज़्यादा है, तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको टेबलेट दें, उसका हीमोग्लोबिन इंक्रीज करें। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम पेरेंट्रल थेरेपी देंगे। पेरेंट्रल जो हमारा, और उसमें कौन सा हम देते हैं, एफसीएम, फेरिक कार्बोक्सी, जो हमारा जो एफसीएम होता है इंजेक्टेबल, ये हम इसके अंदर प्रेग्नेंट लेडी के अंदर देंगे। ये कब देंगे, जब 34 वीक से ज़्यादा है। तो एक एल्गोरिथम तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, माइल्ड एनीमिया की। अब जो नेक्स्ट, ये पहले एमसीक्यू पूछा गया है, याद रखना है। अब हम बात करते हैं सीवियर एनीमिया किसको बोलेंगे। तो सीवियर एनीमिया के अंदर जो है, जो हीमोग्लोबिन है वो कितना होगा, 7 ग्राम परसेंटेज से कम। ठीक है, ये याद रखना है। माइल्ड कितना होता है, 7 या 7 से ज़्यादा, और सीवियर होता है 7। अब उसका जो हीमोग्लोबिन है मदर का वो 7 ग्राम से भी कम हो गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीवियर एनीमिया। इसमें भी 2 कंडीशन पड़ते हैं। तो मान लीजिए अगर 7 में भी कितना कम है, अगर मैं बोलूँ कि 7 में जो मदर का जो हीमोग्लोबिन वो 5 ग्राम परसेंटेज से भी कम हो गया है, तो यहाँ पे आपको कोई गेस्टेशनल एज नहीं देखनी है। इररिस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशनल एज मदर को क्या करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यही एमसीक्यू पूछा जाता है कि एक मदर है वो 34 वीक पे आप आई और आपने देखा कि उसका जो हीमोग्लोबिन है वो 5 से कम है, तो आपको क्या थेरेपी देनी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपको गेस्टेशनल एज इसमें इंक्लूड ही नहीं करना है। और दूसरा क्राइटेरिया इसके अगर हम पढ़ें कि मान लीजिए कोई मदर है, ठीक है, उसका जो हीमोग्लोबिन है वो 7 से कम है लेकिन 5 से ज़्यादा है, मोर देन 5 ग्राम परसेंटेज, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 से 7 के बीच में है, तब हमें अब गेस्टेशनल एज देखना है। मान लीजिए उसकी गेस्टेशनल एज 34, वही इधर जो यूज हुआ है वही हम यूज करेंगे। 34 वीक्स है, उससे कम है, तो हम क्या दे सकते हैं, आईवी थेरेपी दे सकते हैं। आईवी एफसीएम जो हम देते हैं, ये भी एमसीक्यू, हर एक जो स्लाइड में जितने भी लिखा है, जितना मैनेजमेंट एमसीक्यू। और अगर मदर आई है जिसका हीमोग्लोबिन 5 से 7 के बीच में है, लेकिन जो हमारे पास आई वो 34 वीक्स के पास के अप्रोक्स आई है, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको पेरेंट्रल दे सकें या हम टेबलेट दे सके, तो हम इस केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे। तो आपको ध्यान देना है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने 2 केस के अंदर कराया, एक जिसका हीमोग्लोबिन 5 ग्राम परसेंटेज है, इसमें आपको गेस्टेशनल एज नहीं देखनी, डायरेक्ट क्या करना है, मदर को ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और अगर हम बात करें 34 वीक से ज़्यादा पे आई है और उसका जो हीमोग्लोबिन 5 से 7 के बीच में, तो आप क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एफसीएम कब करेंगे, जब 34 वीक से कम हो और हीमोग्लोबिन 5 से 7 के बीच में हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इससे अगर आप सोल्व करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको याद रखना है। इस एल्गोरिथम को एटलीस्ट आपको याद रखना है। तो अगर मैं एसआईसी के पेपर में से बोलूँ तो अभी भी जो एमसीक्यू अभी भी जो फॉलो किया जा रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी फॉलो जाता है हर एग्जाम में। तो आपको याद रखना है इसका एल्गोरिथम। ठीक है, कितनी टेबलेट देते हैं, कितना ग्राम परसेंटेज, कितने क्राइटेरिया होता है, कितनी डोज होती है, हर चीज़ आपको याद रखनी है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 8 ग्राम उसका हीमोग्लोबिन है और 7 दिन पहले आई है, तो उसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ठीक है, विजिट हॉस्पिटल विद हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 8 ग्राम
पर डीएल जस्ट 7 डेज बिफोर डिलीवरी। तो इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग देते हैं कि इसका 8 ग्राम यानी 7 से ज़्यादा है। तो इस केस के अंदर यहाँ पे करेक्शन करना, इस केस के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका 7 दिन पहले आई है और 8 ग्राम इसका हीमोग्लोबिन है। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, अगर 8 ग्राम यानी कि 7 से ज़्यादा है तो इसके अकॉर्डिंग हम पेरेंटल थेरेपी इसको हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करेक्शन करना है, यहाँ क्या करना है आपको इंजेक्टेबल आयरन फॉर्मुलेशन दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन करना, अगर उसका हीमोग्लोबिन 8 से ज़्यादा है तो 7 दिन पहले आ रही है, तो इस एल्गोरिथम को अगर हम फॉलो करें तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 7 से 11 के बीच में, यानी कि 8 है और 7 दिन पहले आ रही है, 34 वीक पे ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे पेरेंटल थेरेपी दे सकते हैं एफसीएम। बीटीएम कब करते हैं, 5 ग्राम परसेंटेज से कम हो तब हम डायरेक्ट क्या करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसका मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे करेक्शन करना है, इसका आंसर इस एल्गोरिथम के हिसाब से क्या करेंगे इंजेक्टेबल आयरन फॉर्मुलेशन हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की हम बात करते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए पेशेंट ऑन इंसुलिन थेरेपी इज ऑप्शन ए हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन डी हाइपरकेलेमिया। बहुत इजी एमसीक्यू है, याद रखना है। जो पेशेंट है उसको अगर इंसुलिन थेरेपी चला रहे हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ऑब्वियसली ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हाइपोग्लाइसीमिया। अगर जरूरत से ज़्यादा हम डोज दे देंगे पेशेंट को तो उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो नीचे चला जाएगा, उसको कंडीशन क्या बोल देंगे हाइपोग्लाइसीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब इसमें से हम बात करें, सबसे पहले एमसीक्यू पूछा गया है कि इंसुलिन थेरेपी किस टाइप के डायबिटीज के अंदर इफेक्टिव है। तो किसके अंदर किसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, अब कुछ फैक्ट इससे रिलेटेड जो हम डिस्कस करते हैं, इसमें जो अभी का जो रिसेंट एमसीक्यू आ रहे हैं वो आ रहे हैं टाइप ऑफ इंसुलिन के अंदर, यानी कि क्वेश्चन आ रहा है कि मान लीजिए किसी पेशेंट को 8 PM पे हमने रेगुलर इंसुलिन लगाया है। ठीक है, तो हम कितने टाइम बाद में हम एक्सपेक्ट करेंगे पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस है। यानी कि इसमें क्या पूछा गया कि इंसुलिन थेरेपी के अंदर जो टाइप ऑफ इंसुलिन पड़ते हैं उसके अंदर उनका पीक टाइम कितना होता है, यानी कि जो पीक लेवल पे कब तक पहुंच जाता है, उसमें से आपको एमसीक्यू पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ एक एल्गोरिथम आपके साथ शेयर करता हूँ, एक लिस्ट आपके साथ शेयर कर सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम बात करें, एक होता है आपका रैपिड एक्टिंग। ठीक है, रैपिड एक्टिंग के अंदर हम एक होता है लिस्प्रो, 2 टाइप के इंसुलिन पड़ते हैं, लिस्प्रो और एस्पार्ट। अब जो इसमें से एमसीक्यू पूछा गया, एक तो अगर हम इंडेक्स बनाए, एक होता है ऑनसेट टाइम, यानी कि कितने टाइम पे जो है इंसुलिन हमारा काम करना स्टार्ट करेगा, एक होता है पीक टाइम, जो पीक जो सबसे ज्यादा जो इसका इफेक्ट होगा, एक होता है ड्यूरेशन, यानी कितने टाइम के लिए इफेक्टिव होता है। तो हम इसको अगर 1 by 1 डिस्कस करें, स्पेशली अगर हम रैपिड इंसुलिन की अगर हम बात करें तो उसका ऑनसेट टाइम कितना होता है 15 मिनट। जो रिसेंट एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं उसी पे पूछे जा रहे हैं। और इसका अगर पीक अगर हम बात करें तो 1 to 1.5 आवर्स, यानी 1 से 1.5 घंटे के बाद में जो इसका पीक टाइम होता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए एक पेशेंट है, उसको 8 PM पे आपने रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लगाया या फिर लिस्प्रो लगाया, एस्पार्ट रहे, तो आप कब एक्सपेक्ट करेंगे पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस है। हाइपोग्लाइसेमिया कब होता है, जब इंसुलिन अपने पीक लेवल पे होता है। तो आप इसके अप्रोक्स देख लीजिए 1 से 1.5 घंटे के बाद। अगर ऑप्शन में दे रखा है कि 9:30 बजे या 10 बजे के करीब जो है आपके पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो इसमें से जो और इसका ड्यूरेशन की हम बात करते हैं तो ड्यूरेशन होता है इसका 2 to 3 आवर्स तक ये इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट हम बात करें, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो शॉर्ट एक्टिंग के अंदर, तो बस इसमें से ही क्वेश्चन आता है, इसमें से अब तक पूछा गया है। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर होता है आपका ह्यूमिलिन आर, इसके अंदर क्या पढ़ते हैं ह्यूमिलिन आर, और इसको प्लेन इंसुलिन भी बोलते हैं, या फिर इसके अंदर पढ़ते हैं एक्ट्रोपिड। ठीक है, ह्यूमिलिन आर, आर का मतलब होता है रेगुलर इंसुलिन, इसी को हम बोलते हैं रेगुलर इंसुलिन। तो रेगुलर इंसुलिन किसके अंदर आता है, शॉर्ट एक्टिंग के अंदर। तो क्वेश्चन ये आया था कि मान लीजिए एक पेशेंट को रेगुलर इंसुलिन चल रहा है और उसको हम कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिक होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। तो हम बात करें कि इसका जो ऑनसेट टाइम होता है वो तो होगा 30 मिनट, और जो पीक टाइम होता है वो कितना होगा 2 to 3 आवर्स। ये चीज आपको याद रखनी है। तो आपको हमसे किस तरीके से पूछेगा, एक पेशेंट को 8 PM पे हमने रेगुलर इंसुलिन दिया है, तो हम कब एक्सपेक्ट करेंगे पेशेंट को कि उसका हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस होते हैं। तो आप उसका अगर क्वेश्चन में 11 PM है तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 PM, यानी कि 11 PM पे हम एक्सपेक्ट करेंगे पेशेंट का जो इंसुलिन है वो पीक पे, और वहाँ पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कोल्ड शॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्शन ए हाइपोवोलेमिक शॉक,
ऑप्शन बी वेजोजेनिक शॉक, ऑप्शन सी कार्डियोजेनिक शॉक, ऑप्शन डी ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। चलिए बहुत इजी एमसीक्यू है, शॉक में से हमेशा एमसीक्यू पूछे गए हैं, नॉर्थ सेट में पूछे गए, एसआईसी में भी क्वेश्चन पूछा गया और अब जो एग्जाम आएंगे उसमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हाइपोवोलेमिक शॉक, यानी कि पेशेंट को ट्रॉमा इमरजेंसी हुई है, ब्लीडिंग हो गई, उसकी वजह से बॉडी उसकी हाइपोवोलेमिक शॉक में हम देखने की वहाँ पे क्या सिम्टम देखने को मिलता है, कोल्ड और क्लेमी स्किन देखने को मिलती है, पेल स्किन, क्योंकि वहाँ पे ब्लीडिंग होने की वजह से ब्लड लॉस हो गया और वहाँ पे जो उसकी बॉडी वो कोल्ड हो जाती है, इसलिए इसको हाइपोवोलेमिक शॉक को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड शॉक। अब जो इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके सिम्टम में से पूछे जा रहे हैं कि हाइपोवोलेमिक शॉक को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हाइपोवोलेमिक शॉक है तो उसके अंदर आप क्या, उसकी जो बीपी कम हो जाएगी तो पहला सिम्टम आएगा हाइपो, पेशेंट क्या चला जाएगा हाइपो टेंशन, और इसको मैनेज करने के लिए जो हमारी हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो कौन सा देखने को मिलेगा, टेकी कार्डिया, और स्किन कैसी हो जाएगी, पेल और कोल्ड। तो ये एमसीक्यू इसमें से पूछे जाते हैं रिसेंट एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करें जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में, वो होता है आपका न्यूरोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, क्योंकि सब टाइप के जितने भी शॉक है उसके अंदर कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट बढ़ जाती है, लेकिन एक न्यूरोजेनिक शॉक होता है इसके अंदर जो है ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। तो न्यूरोजेनिक शॉक में अंदर हाइपो टेंशन में देखने को मिलेगा, इसके करेक्टरिस्टिक्स में से एमसीक्यू पूछा गया, याद रखना है, ठीक है। और दूसरा देखने को मिलेगा हमें ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया में देखने को मिलेगा, और जो हमारी स्किन होगी वो कैसी होगी, वार्म स्किन होगी, ठीक है। तो जो एमसीक्यू अब जो पूछे जा रहे हैं शॉक के अंदर वो सिम्टम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक एनाफाइलेटिक शॉक का क्वेश्चन आता है कि एनाफाइलेटिक शॉक है उसका ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, एड्रेनालिन। जो प्रीवियसली जितने भी नोट सेट की हमने सीरीज करवाई थी एक से 21 के अंदर बहुत अच्छे से हमने डिटेल में इसकी डोज वगैरह हमने डिस्कस करी थी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो अभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जो कितनी डोज हम एडीआर की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। एड्रेनालिन की अगर हम बात करें तो कितनी डोज हम किस तरीके से कौन कौन से टाइप में हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर एनाफाइलेक्सिस हो रहा है पेशेंट को तो कितनी डोज हम यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। एनाफाइलेक्सिस की अगर हम बात करें तो कितनी डोज हम देते हैं, वो देते हैं हम 0.5 mg, रेशो होता है 1:1000, रूट होता है IM। नेक्स्ट हम बात करें, ये हो गया एनाफाइलेक्सिस। नेक्स्ट हम बात करें अगर हमें कार्डिक अरेस्ट में अगर हमें रिसस्किटेशन के टाइम हमें देना है एडीआर, अगर कार्डिक अरेस्ट हो रहा है पेशेंट को उस टाइम अगर एडीआर देते हैं तो कितनी डोज हम देंगे, ये हम देते हैं 1:1000 के अंदर, और जो रूट होगा हमारा IM होगा, आइदर IM और आइदर सबक्यूटेनियस, ठीक है। और अगर हम बात करें अगर हमें IV देना है कार्डिक अरेस्ट के अंदर, अगर IV एडीआर देना है तो जो हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना होगा, 1/10,000। यही एमसीक्यू पूछा गया है, अगर IV हमें देना है कार्डिक अरेस्ट के अंदर एडीआर तो कितना जो रेशो यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एनाफाइलेक्सिस का भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड कंडीशन है, अगर लोकल एनेस्थेटिक के रूप में हमें यूज करना है, लोकल एनेस्थेटिक के अगर हमें यूज करना है तो वो 1:1 लाख, 1:1 लाख के अंदर हम जो है एडीआर हम देते हैं। अब जो रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चाइल्ड है उसके अंदर हम एडीआर की जो डोज है किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है, 0.01 to 0.03, यहाँ पे 0.03 mg पर kg, या फिर अगर ml की बात करें तो 0.1 ml पर kg। एटलीस्ट ये दो चीजें आपको याद रखनी है, एनाफाइलेक्सिस की डोज और चाइल्ड के अंदर डोज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईएसआईसी में हो सकता है इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इफ द पल्स रेट इज मोर देन 100 बीट्स पर मिनट द कंडीशन इज कॉल्ड, वेरी वेरी इजी, बहुत इजी एमसीक्यू, जल्दी से आंसर करेंगे। ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन बी टेकिकार्डिया, ऑप्शन सी स्मॉल रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी हाइपरप्निया। चलिए बहुत इजी एमसीक्यू है, इसका आंसर करना है आपको। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी टेकिकार्डिया, यानी कि हार्ट रेट अगर ज्यादा 100 से ज्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेकिकार्डिया हम उसको बोलेंगे, और अगर कम हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। और रेस्पिरेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो अगर रेस्पिरेशन ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं टेकिपनिया और ब्रेडिपनिया। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है जो प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किसमें से, न्यूबॉर्न के पैरामीटर पे रिसेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, न्यूबॉर्न के जो वाइटल्स है उसके पैरामीटर पे, वो आपको पता होना चाहिए। उस वाइटल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम कुछ वाइटल्स जो न्यूबॉर्न के हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम वेट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल वेट, अगर यहाँ पे बात हो रही है न्यूबॉर्न की, तो नॉर्मल वेट होता है 2.5 to 3.9
kg। और अगर हाइट की बात करें कि हाइट कितनी होती है, तो वो होती है एट द बर्थ नॉर्मल 45 to 55 सेंटीमीटर। ठीक है। हेड सरकमफ्रेंस की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका 33 to 35 सेंटीमीटर। और चेस्ट सरकमफ्रेंस की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका 30 to 33 सेंटीमीटर। तो ये कुछ नॉर्मल पैरामीटर है इन्फेंट के रिगार्डिंग, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। न्यूबॉर्न की अगर हम बात करें, जो पल्स चेक करनी है वो कौन से चेक करते हैं हम? एपिकल पल्स। एपिकल पल्स जो है चेक करते हैं फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। ठीक है। तो इस साइड पूछा गया कि साइड कौन सा होता है? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। मिड क्लेविकुलर। सारे एमसीक्यू है, अच्छे से नोट करके रखना है, आपको याद रखना है। अगर आपको न्यूबॉर्न के अंदर पूछा जाए, ये एमसीक्यू न्यूबॉर्न के अंदर पूछा जाए कि आपको पल्स कहाँ चेक करनी है, तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। और अगर आपको एडल्ट के अंदर पूछा जाए कि एडल्ट के अंदर आपको जो एपिकल पल्स है वो कब कहाँ चेक करनी होती है, ये होती है आपका फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। तो दोनों ही एमसीक्यू है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ और जो इसके पैरामीटर है न्यूबॉर्न के, वो इसमें से एमसीक्यू बने। अगर हम बात करें जो टेम्परेचर की, न्यूबॉर्न के टेम्परेचर की, तो कितना होगा? 36.5 to 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नॉर्मल टेम्परेचर की अगर हम बात करें। तो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन रेट न्यूबॉर्न की होती है 30 to 60 बीट्स पर मिनट। इस चीज़ को लिख लेना, बाद में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, याद रहेंगे। अगर हम बात करें बीपी की, 60 to 80 mmHg सिस्टोलिक और 40 to 60 mmHg डायस्टोलिक। तो ये कुछ पैरामीटर है जो आपको याद रहने चाहिए इन्फेंट के, क्योंकि अभी जो एडल्ट का नहीं पूछा जा रहा है, जो रिसेंटली अब जो पीडियाट्रिक के अंदर से चाइल्ड के पैरामीटर पूछे जा रहे हैं, तो ये चीज़ें सारे पैरामीटर आपको याद रखेंगे। एटलीस्ट आपको पल्स जरूर याद रखना और बीपी जरूर, जो न्यूबॉर्न है उसका जो ये याद रखना है। और अगर हम बात करें एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पल्स रेट की, अगर हम बात करें तो नॉर्मल न्यूबॉर्न की जो पल्स होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 120 to 160 बीट्स पर मिनट। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज अमंग द फॉलोइंग दिस इज द ओनली डिजीज दैट हैज बीन इरेडिकेटेड। ऑप्शन ए कोलेरा, ऑप्शन बी चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन डी पोलियो। तो चलिए बहुत इजी एमसीक्यू है, आंसर करना है इसका आपको। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि कौन सी डिजीज है जो कि अभी तक इरेडिकेट हुई है। तो करेक्ट आंसर हमारा स्मॉल पॉक्स, सबको पता है, बहुत इजी एमसीक्यू है। अगर हम चिकन पॉक्स कोलेरा की बात करें तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? विब्रियो कोलेरा। चिकन पॉक्स की अगर हम बात करें तो इसका क्या होता है? वेरिसेला जोस्टर। ठीक है। अगर स्मॉल पॉक्स की बात करें तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वेरियोला वायरस। ये सबको पता है, कम्युनिटी की बेसिक चीजें हैं। और पोलियो वायरस। ठीक है। अब इससे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज हम कुछ हिस्ट्री अगर हम बात करें तो जो इंडिया है, इंडिया के अंदर इसका लास्ट केस कब आया था? इंडिया के अंदर जो लास्ट केस आया था वो आया था बिहार के अंदर। पोलियो जो स्मॉल पॉक्स का है, जो लास्ट केस आया था वो बिहार के अंदर आया था। और कौन से टाइम पे आया था? ये होता है 1975। ठीक है। इंडिया ने पोलियो फ्री कब डिक्लेयर किया था? सॉरी, स्मॉल पॉक्स तो फ्री कब डिक्लेयर किया था? ये किया था 1977। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें WHO की, अगर हम बात करें WHO ने का जो लास्ट केस है, WHO के अकॉर्डिंग जो लास्ट केस है वर्ल्ड वाइज अगर हम बात करें तो ये आया था 1978 सोमालिया के अंदर। ठीक है। 1978 सोमालिया अफ्रीका के अंदर जो लास्ट केस हुआ था। और जो इसकी डेट आपको याद रखनी है, WHO ने स्मॉल पॉक्स फ्री कब डिक्लेयर किया था? ये किया था 8 मई 1980। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। ट्यूबरकुलोसिस इज प्रीडोमिनेंटली स्प्रेड बाय ऑप्शन ए वेक्टर, ऑप्शन बी ड्रॉपलेट, ऑप्शन सी फोमेट्स, ऑप्शन डी फूड। तो चलिए बहुत इजी एमसीक्यू है, याद करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ड्रॉपलेट। यानी जो ट्यूबरकुलोसिस है इसका पॉजिटिव कौन सा होता है? माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ग्राम नेगेटिव एसिड फास्ट बेसिलाई होता है, ये याद रखना है, कई बार प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछा था एसिड फास्ट बेसिलाई। ठीक है।
तो ड्रॉपलेट से जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन जो है स्प्रेड होता है। रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कंटामिनेटेड आर्टिकल होता है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, कंटामिनेटेड आर्टिकल या सरफेस, कंटामिनेटेड आर्टिकल्स या सरफेस जो कि इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो कोई जो दो चीजें हम पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं फॉमिट्स। दो चीजें होती है, अगर कोई लिविंग ऑब्जेक्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी इन्फेक्शन को ट्रांसफर कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, बेसिक है। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोई इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर। और अगर कोई सिर्फ आर्टिकल है, सरफेस है, नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इन कोई नॉन लिविंग थिंग्स है और वो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फॉमेट्स। और रिसेंट एग्जाम में यही हमसे क्यों पूछा गया है, फॉमेट्स किसको बोलेंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट द इन्फेक्शन इज कॉल्ड फॉमेट्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है। टीबी से रिलेटेड और बीसीजी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो हमने वीडियो सीरीज ली है 1 to 21 नॉट सेट क्वेश्चन सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां जाके देखेंगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो वहां पे हमने कवर करने की कोशिश करी है इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एनाफाइलैक्सिस टू ड्रग इज ट्रीटेड बाय ऑप्शन ए ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी नेबुलाइजेशन, ऑप्शन सी एड्रेनालिन इंजेक्शन, ऑप्शन डी इंट्रावेनस फ्लूइड। बहुत इजी एमसीक्यू है, पहले बता चुका क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन सी एड्रेनालिन इंजेक्शन। जो डोज में से क्वेश्चन आया था वो मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डोज में से एमसीक्यू आता है कि एडीआर की डोज कितनी देते हैं एनाफाइलैक्सिस में। चाइल्ड में से रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था आपको, अगर mg पर केजी पूछा जाए तो 0.01 to 0.03, और अगर ml के हिसाब से पूछा जाए तो 0.1 ml पर केजी। और अगर आपको एडल्ट के अंदर डोज पूछा जाए एनाफाइलैक्सिस की तो 0.5 mg 1:1000 के अंदर हम इसको यूज करते हैं। तो ये बहुत ईजी एमसीक्यू है, करेक्ट आंसर इज एड्रेनालिन इंजेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ओरल वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट, ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी मीजल्स, ऑप्शन डी पोलियो। तो चलिए आंसर करना आपको, जो ओरल वैक्सीन यानी कि इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सी वाली वैक्सीन है जो ओरली हम दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी, आप सबको पता है पोलियो के जितने भी वैक्सीन हम ओरली हम देते हैं, जिसमें ओरल पोलियो वैक्सीन होते हैं तो वो रूट हम ओरली फॉलो करते हैं। तो इस वैक्सीन से रिलेटेड हम कुछ और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, ट्यूबरकुलोसिस की जो वैक्सीन कौन सी आती है, बीसीजी, बेसिल, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिलस कामेट और ग्रीन। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें बीसीजी की, अगर डोज और जो डोज दी जाती है वो कौन सी होती है, सिंगल डोज। सिंगल डोज इसकी बीसीजी की लगती है। अगर हम इसकी वॉल्यूम की अगर हम बात करें, क्वांटिटी कितनी, तो 0.5 ml हम इसके अंदर डोज देते हैं बीसीजी की। रूट में से अगर हम बात करें तो इंट्राडर्मल, और यही एमसीक्यू बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बीसीजी का रूट कौन सा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बीसीजी किस टाइप की वैक्सीन है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। लगाते कहाँ पे है, यहाँ पे स्कार बन जाता है लेफ्ट अपर आर्म पे, लेफ्ट अपर आर्म पे जो डेल्टोइड मसल्स है वहाँ पे, उसके ऊपर जो हम इंट्राडर्मली हम जो है बीसीजी की वैक्सीन हम लगाते हैं। और इसके अंदर क्या देखते हैं, इसके अंदर जो स्टेजेस में से कई बार क्वेश्चन आता है कि जो स्टेज होती है तो किस तरीके से बीसीजी के अंदर जो फॉलो होती है, यानी कि 2 से 3 वीक वैक्सीन लगाने के 2 से 3 वीक के बाद में वहाँ पे पेप्यूल्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और 4 to 5 वीक के अगर हम बात करें तो वो बाद में अल्सर वहाँ पे डेवलप हो जाता है। और 8-12, और यही एमसीक्यू आता है कि जो स्कार फॉर्मेशन हो जाता है वो वैक्सीन के कितने टाइम बाद में होता है, ये एमसीक्यू पूछा गया है। ज़्यादा आपको याद रखना कि 8 to 12 वीक के बाद में जो है बीसीजी वैक्सीन के जो परमानेंट स्कार जो डेवलप हो जाता है। रूट आपको पता ही दिया है। और इस वैक्सीन का एक और क्वेश्चन आता है कि इस बीसीजी वैक्सीन को हम जो डाइल्यूट किस में करते हैं, हम करते हैं नॉर्मल सेलाइन में। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये भी याद रखना है। नॉर्मल सेलाइन के अंदर डाइल्यूट करेंगे और कितनी देर में, विदिन 4 आवर्स, विदिन 4 आवर्स के अंदर हमें जो बीसीजी वैक्सीन है उसको यूज करना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू, बीसीजी के लिए जो स्टेन यूज किया जाता है वो कौन सा स्टेन यूज किया जाता है, डेनिस 1331 स्टेन यूज किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने डोज की बात करी, अगर हम बात करें अगर उसकी एज लेस देन 1 मंथ है, अगर बेबी की एज जो है लेस देन 1 मंथ है तो कितनी डोज लगाएंगे, 0.05 ml। और अगर मोर देन 1 मंथ है तो हम डोज कितनी लगाएंगे, दिस विल बी 0.1 ml। तो सारे एमसीक्यू है, एग्जाम पॉइंट से बीसीजी पूरा क्लियर कर दिया मैंने। इसमें से एक और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा गया है, जो रोटा वायरस है,
रोटा वायरस की जो वैक्सीन है उसका क्या डोज होता है, सॉरी उसके जो रूट कौन सा होता है, तो हम किसके कौन सा देते हैं, ओरली हम देते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। एक और जो रूट पूछा गया है अलग है, मीजल्स। मीजल्स की जो वैक्सीन है उसका रूट कौन सा होता है, उसको हम देते हैं सबक्यूटेनियस रूट से। तो कुछ एमसीक्यू नेशनल, जब मैं अलग से आप टॉपिक पढ़ा दूंगा पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, उसमें बहुत सारे 1 या 2 एमसीक्यू हमेशा बनते हैं, पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ाएंगे, उसमें हम सब चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो ओरली हम देंगे वो कौन सी होगी, पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इजी एमसीक्यू है, करके आगे बढ़ना है। सब्सटेंसेस इट न्यूट्रलाइज द बेड एडर आर कॉल्ड एज, ऑप्शन ए डिटर्जेंट, ऑप्शन बी डिओड्रेंट्स, ऑप्शन सी जर्मिसाइड्स, ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक्स। तो करेक्ट आंसर आप सबको पता है, सब यूज करते हैं ऑप्शन बी डिओड्रेंट्स, यानी बेड एडर के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिओड्रेंट। तो ये जो हम आप सबको पता है, हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे 2016। ये ईएसआईसी का जो सिर्फ फर्स्ट का जो पेपर है उसके हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं, और उस 15 में से हमने ज़्यादा से ज़्यादा हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करके और जितने भी आसपास जितने एमसीक्यू बन सकते हैं उनको सोल्व कराने की कोशिश करें। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको ईएसआईसी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर सोल्व वाली सीरीज चाहिए, जो हमारी जो नई सीरीज जैसे हमने नोट सेट में फॉलो की थी, जो हमारी न्यू क्वेश्चन सीरीज आपको चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले हम ईएसआईसी के जितने प्रीवियस पेपर हुए हैं 3-4 पेपर जो हमारे पास, हम कोशिश कर सकते हैं 3 to 4 पेपर्स हैं, उसको हम सोल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके आसपास जितने भी एमसीक्यू बनते हैं हम उनको सोल्व कराने की कोशिश। तो आपको ये पैटर्न अच्छा लगा है, या फिर आप कमेंट करके बताइए कि आप न्यू सीरीज जो कि ईएसआईसी पे हम जो हमारी नई सीरीज अगर हम डालें तो वो आपको चाहिए, या फिर आप प्रीवियसली सोल्व क्वेश्चन पेपर आपको ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आपको कमेंट करके इस चीज़ को बताना है। नेक्स्ट सीरीज में हम बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन जो ईएसआईसी फर्स्ट का पेपर है उसका हम रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।